बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे लोग जिनको घुटनों का आर्थराइटिस हो, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, घुटनों के बीच में ग्रीस कम हो जाए। कैसे पता चलता है कि आपको घुटनों के अंदर होने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस की कौन सी स्टेज है, कौन सा ग्रेड। 4 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इंटरनेशनली, हर एक जगह के ऊपर इसी को फॉलो किया जाता है। सिंपल अल्फाज में, आसान अल्फाज में मैं बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे पता चलेगा कि जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो आपके घुटनों में ग्रीस कम है, आपको कौन सा ग्रेड है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जिनके घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आपने क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या आपका ट्रीटमेंट होना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको घुटनों के अंदर कौन सी स्टेज का आर्थराइटिस है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। सो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अभी ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे ये वाला जोड़ वो है जो बिल्कुल ठीक है। ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं, ये हमारा कार्टिलेज होता है, लेकिन ये इतना बड़ा कार्टिलेज नहीं होता। ये बेसिकली थोड़े से जगह के ऊपर लगा हुआ होता है। मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये जो आपको वाइट वाइट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वो एरिया है जो कि जहाँ पे आपका जॉइंट के ऊपर कार्टिलेज लगा हुआ होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब अपने घुटने को मूव करते हैं, जैसे ये घुटना मूव हो रहा है, आप देख रहे हैं ये ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी है, ये सामने वाली जो चपनी वाली हड्डी है जिसे हम पटेला कहते हैं। जब अपने घुटने को हम हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, अब ये पूरी ज़िंदगी इस तरह से हिलता रहता है। इस तरह से हिलाने की जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जब हम चलते हैं ना, हमारे घुटने के ऊपर मूवमेंट होती है। सो जब हम इसको इस्तेमाल करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, हम अपनी खुराक ठीक नहीं रखते, हम अपना बैठने का पोस्चर ठीक नहीं रखते, हम ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, हम वॉक नहीं करते, हम एक्टिव नहीं रहते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, अपने पट्टे नहीं बनाते और इसी तरह से अपनी लाइफ को गुजारते जाते हैं। जब हमारी लंबी जॉब्स हों जिसके अंदर आपने सारा सारा दिन बैठना है, जैसे बैंकिंग की जॉब्स हैं, जैसे टीचिंग की जॉब्स हैं, जैसे दुकान के ऊपर बैठना होता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो शाम को अपनी एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइजेस करें, वर्जिश करें, जिम जाएं, खाना ठीक रखें, फजूल चीज़ें ना खाएं, ऑयली चीज़ें ना खाएं। क्या चीज़ें खानी है ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे देख सकते हैं कि घुटनों की ग्रीस के लिए सबसे बेस्ट ग़िज़ा कौन सी होती है। वीडियो के एंड के ऊपर मैं लिंक भी दे दूँगा जिसको आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिएगा। सो हम अपनी खुराक को ठीक नहीं रखते, अपने पोस्चर्स ठीक नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे घुटनों के बीच में ग्रीस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों के बीच में कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस लगवाते हैं। सो इस तरह के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट चलते हैं, ठीक है। सो अब ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि जो मेरे घुटने में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुई है ये कितने लेवल की है? क्या ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या ये बहुत कम है? ये देखें, ये हमारा जॉइंट है। इस जॉइंट के ऊपर जब हम मूवमेंट वगैरह करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी कार्टिलेज है, ये घिसती जाती है। जब ये घिसती है तो ये हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं। अब जब भी आप मूवमेंट करेंगे, ये हड्डी और ये हड्डी आपस में रगड़ेगी। ये देखिए नोकदार हो गई है, इसके नोकदार होने से आपको दर्द होगी। सो इसका हल, फिर पक्का हल क्या होगा, आपने इसे कटवाना है, कटेगा और फिर आपका यहाँ पे नया जॉइंट डलेगा जिसे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो क्या जिसको घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम हो, हर बंदे को ये टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा लेनी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। घुटनों के आर्थराइटिस की डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। किस ग्रेड के अंदर आपको इस तरह के टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये सब कुछ आज आप वीडियो के एंड तक क्लियरली समझ आ जाएगा। और कौन से ऐसे ग्रेड हैं जिसके अंदर फिर आपको एक्सरसाइज और आप दवाइयों से, डाइट से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप जो मूवमेंट देख रहे हैं, ये हमारे घुटने की नॉर्मल मूवमेंट है। ये नॉर्मल मूवमेंट हमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक हमें फील होती रहती है। पहले तो मैं आपको सारी ग्रेडिंग अच्छे से बता दूं। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा उनके घुटनों के बीच में स्पेस कम हो जाएगी। जैसे ये देख रहे हैं, ऊपर वाली हड्डी है, नीचे वाली हड्डी है। ये जो नीचे वाली हड्डी है इसे हम कहते हैं टीबिया। ये जो ऊपर वाली हड्डी है हम इसे कहते हैं फीमर। साइड वाली हड्डी को फिबुला कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर इस साइड वाली हड्डी फिबुला का इतना बड़ा रोल नहीं होता, क्योंकि जोड़ जो है वो आपका टीबिया और आपकी फीमर यानी नीचे वाली हड्डी, ऊपर वाली हड्डी और एक सामने यहाँ पे चपनी की जो हड्डी होती है उसमें बनता है। सो इसमें इस तरह से आपके जॉइंट की स्पेस लॉस हो जाती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। अगर बीच की जो रबड़ है, जो कार्टिलेज है, ये जॉइंट का पानी है, ये घिस जाए, ये ख़राब हो जाए टाइम के साथ साथ, तो कुछ इस तरह के फिर आपको साइंस नज़र आते हैं आपके जॉइंट्स के बीच में कि उसकी स्पेस ही ख़त्म हो जाती है। जब स्पेस ख़त्म हो जाएगी
घुटनों के बीच में स्पेस ख़त्म हो जाएगी और आप मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, आप घुटने आपको घुटने का जोड़ जो है वो आपस में रगड़ेगा। जब आप मूवमेंट करेंगे तो इसमें से टक टक की आवाज़ें आएंगी और इसके रगड़ने से क्या होगा, ये नोकदार हो जाएगी। नोकदार होने से क्या होगा, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसका स्टेज बढ़ता रहेगा। और बेसिकली मैंने इसके लिए ना एक चार्ट बनाया है, ये देखें, ये मैंने बनाया चार्ट। बेसिकली मैंने इस पे बना के फिर इसको जो है वो कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट किया। मैं आपको अच्छे से उसकी थोड़ी एडिटिंग करके मैंने फिर यहाँ पे ऐड किया है। ये देखें इधर, ये वही पिक्चर है जो मैंने ड्रॉ की है। अब ये मैंने ये जो सारा ड्रॉ किया है, अब आपने ये नहीं कहना कि डॉक्टर साहब की ड्राइंग कितनी बुरी है, लेकिन यहाँ पे मकसद ये है कि मैं आपको समझा सकूँ, बता सकूँ कि आपने किस तरह से पहचानना है। टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन आपने बड़े गौर से देखना है और मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ बताऊँगा। क्योंकि इतना सिंपल बताऊँगा, अक्सर जो डॉक्टर देखेंगे वो यही सोचेंगे कि यार ये किस तरह की टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। बट ये घुटनों की ग्रीस, ये लफ्ज़ मेडिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होता घुटनों की ग्रीस का। ये जो मैं बार बार इस तरह का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये कार्टिलेज होता है, ग्रीस वाला कोई चक्कर नहीं होता कि घुटनों के बीच में वो जो साइकिल वाली ग्रीस लगी हुई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, घुटनों के बीच में कार्टिलेज होता है जो कि आपका स्ट्रक्चर है जो हड्डी के साथ प्रॉपरली लगा हुआ होता है। ऊपर कार्टिलेज होता है, नीचे दो मेनिस्कस पड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। बट आप सिंपल ये समझिए, घुटनों के बीच में ग्रीस होती है और वो एज के साथ साथ कम हो जाती है, यानी कार्टिलेज डैमेज हो जाता है जिससे हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, में पेन होती है। अब आ जाएं आप स्टेजेस के ऊपर। जो होता है ना स्टेज 0, ये होता है प्री आर्थराइटिस। इस टाइम अगर मुझे मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, प्री आर्थराइटिस है, यानी कि इसमें अभी घुटनों के बीच में ग्रीस भी अच्छी है, घुटनों के बीच में आपके कार्टिलेज भी अच्छा है, सारी रेंज ऑफ मोशन भी अच्छी है, यानी कि मूवमेंट वगैरह भी ठीक है और कोई दर्द भी नहीं है। ये हमारा स्टेज 0 है। ठीक है, अब आ जाए हम स्टेज 1 के ऊपर। स्टेज 1 को कहते हैं माइनर ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि नया नया ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन तो बिल्कुल ठीक होती है, यानी आपकी घुटने की मूवमेंट बिल्कुल ठीक होती है, थोड़ी थोड़ी वो पेन होती है इसके अंदर। अच्छा, जब भी पेन होती है फिर जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी पेन ठीक हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों को घुटनों के अंदर अगर दर्द ज़्यादा हो रही है, लेकिन उनके घुटनों के बीच में स्पेस भी अच्छी खासी है, यानी कि जो मैं भी आपको पीछे दिखा रहा था एक्सरे के अंदर, ये देखें ये नॉर्मल स्पेस है। यहाँ पे अगर स्पेस बहुत अच्छी है, घुटनों में दर्द नहीं जाती। ये आपका एसीएल टीयर हो सकता है, इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आपने अगर नहीं देखी वो देख सकते हैं। एसीएल क्या होता है, घुटने की रस्सी टूटना, घुटने की रस्सी के ऊपर कोई टीयर आना, इसको कहते हैं। सो अगर आप स्टेज 1 में, यानी आपको पेन रहती है घुटने में, लेकिन जब आपने एक्सरे कराया तो उसमें स्पेस तो बड़ी अच्छी है जी। अगर आपकी स्पेस बहुत अच्छी है ना, तो फिर आप अपने एमआरआई कराएं और देखें, या फिर कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं जिनका हम लैकमैन टेस्ट, इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, मुश्किल से टर्म्स हैं, आप इसको इग्नोर करें। आप वो अपना असेसमेंट कराएं अपने किसी नियर थेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक से कि ये क्या बात हुई कि मेरे घुटनों में स्पेस भी इतनी अच्छी है और फिर भी मुझे दर्द रहती है। सो इसके अंदर माइनर पेन होती है जो कि रेस्ट के साथ आपकी ख़त्म हो जाती है। जो स्टेज 1 होता है, ये स्टार्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, और इसके अंदर एक ऑस्टियोफाइड बन जाए तो बन जाए। या ऑस्टियोफाइड क्या होता है, ऑस्टियोफाइड बेसिकली होता है कि जब आपके घुटनों के बीच में, ये देखें यहाँ पे स्पेस कम हो गई ना, अब मैंने घुटना अपना हिलाया, मूव किया, फिर क्या होगा, ये हड्डी और ये हड्डी आपस में रगड़ेगी। जब ये रगड़ेगी, जब ये आपस में रगड़ेगी तो क्या होगा, आपकी ये वाली जो घुटने की हड्डी है ये नोकदार हो जाएगी। ये जो नोक बनी है ना, इसे कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। जो स्टेज 1 होता है ना, उसके अंदर ये नोक बहुत थोड़ी होती है, एक आध अगर नोक बन जाए तो बन जाए, इसे कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोफाइट्स कम से कम होते हैं स्टेज 1 के अंदर और ये स्टार्ट होता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि अगर उन्हें स्टेज 1 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, वो इसे इग्नोर कर दें तो वो स्टेज 2 की तरफ चले जाते हैं, फिर स्टेज 2 के ऊपर भी इग्नोर करें, फिर 3 पे, फिर 4 पे। अब इसको किस तरह से, अगर स्टेज 1 के ऊपर है तो आपने क्या करना, आपने रेस्ट करना है, अपना डायग्नोसिस कराना है कि अगर आपको लिगामेंट्स वगैरह का या मेनिस्कस का कोई इशू नहीं है, घुटने की रस्सियों का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्सरसाइजेस करें। कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, एक वर्जिश मैं आपको एंड पे बता दूंगा, बाकी स्पेसिफिक घुटनों की ग्रीस के लिए कौन सी वर्जिशें होती हैं पूरी मैं वीडियो बना चुका हूँ। सो यहाँ पे अगर डिस्कस किया तो फिर ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक वर्जिश एंड पे ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि स्टेज 1 क्या होता है। अच्छा, स्टेज 1 में ना एक और मैंने चीज़ नोट की है, जो मेरे क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं उसमें मैंने देखा है कि जो स्टेज 1 के पेशेंट हैं वो जब 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए बैठे रहें
ठीक है, जब बैठ के खड़े होते हैं ना उनके घुटनों में पेन होना शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा जैसे वो मूव करना शुरू करते हैं हल्का हल्का उनकी पेन थोड़ी सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि उनके जो घुटने हैं, जब वो बैठते हैं ना अपने घुटनों को इकट्ठा करके यानी कि पीछे की तरफ रख के फिर बैठते हैं, उन्हें चाहिए कि घुटनों को आगे करके रखें। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि घुटनों की दर्दों के साथ या घुटने की दर्दों से बचने के लिए आपने बैठना किस तरह से, पोजीशन कौन सी होती है। सो हम स्पेसिफिक हम अपने टॉपिक पे रहते हैं इस वीडियो के अंदर। सो स्टेज 2 होता है माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्टेज 1 क्या होता है, माइनर ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्टेज 0 क्या है, प्री ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, स्टेज 2 जो माइल्ड, इसके अंदर ये होता है कि ये वो स्टेज है जिसके अंदर आके हम सोचते हैं कि अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यार अभी तो दर्दें ख़त्म नहीं होती हैं। जब सुबह सो के उठते हैं हमारे घुटनों के अंदर थोड़ा अकड़ाव आया हुआ होता है, घुटनों में स्वेलिंग भी फील होना शुरू हो जाती है, सोजिश आना शुरू हो जाती है। सोजिश जब भी हो घुटने के अंदर, ठंडी टकोर करनी है। ठंडी टकोर कब करनी है, घुटनों की ग्रीस के ऊपर, और गर्म टकोर कब करनी है, स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मेरे सामने आया तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अगर आप डिटेल में देखना तो फिर आप उसी वीडियो को देखेंगे। सो अगर स्वेलिंग हो तो आपने क्या करना है, ठंडी टकोर, गर्म टकोर नहीं करनी वरना स्वेलिंग और बढ़ जाएगी। अब जो स्टेज 2 होता है इसके अंदर जो आपको दर्द होती है, ये दर्द लॉन्गर टाइम के लिए चलती है। जैसे इसमें था ना कि स्टेज 1 के अंदर थोड़ी सी देर के लिए दर्द होती है, रेस्ट वगैरह करने से थोड़ा मैनेज हो जाता है, लेट जाएं रेस्ट कर लें थोड़ी पेन कम हो जाती है। बट इसके अंदर ना पेन आपको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रहती है। जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर आपको इसके अंदर एनसिड्स देते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। पेन बहुत ज़्यादा हो, समझ ना आ रही हो भी क्या मैनेज करना, फिर आपको हाइलुरोनिक एसिड्स के टीके भी लगाए जाते हैं, और इसके अलावा स्टीरॉयड मेडिसिन भी दी जाती हैं, स्टीरॉयड के टीके भी लग जाते हैं। इसके अंदर अक्सर लोग लगा लेते हैं। इस स्टेज के ऊपर आके लोग थोड़ा सा सीरियस लेते हैं और फिर फिजियोथेरेपी भी करवा लेते हैं। हालांकि लोगों को चाहिए कि वो प्री ऑस्टियोआर्थराइटिस या स्टेज 1 के दौरान ही अपनी फिजियोथेरेपी तो लाजमी शुरू करा दें, अपनी प्रॉपर फिजिकल थेरेपी सेशंस लें, डेली बेसिस पे नहीं तो अल्टरनेटिव डेज पे हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा अपने नियर बाय थेरेपिस्ट को लाजमी मिलें। क्योंकि आपके फिजियोथेरेपिस्ट इन केसेस के अंदर आपको बिना किसी मेडिकेशन और सर्जरी के काफ़ी हद तक ठीक कर देते हैं। कैसे ठीक करते हैं वो मैं इन पे थोड़ा सा आपको बता दूंगा। स्पेसिफिक इसकी जो मैंने घुटनों की ग्रीस की वर्जिश की वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से बताया था। ठीक है, सो ये होता है स्टेज 2 जिसके अंदर आपके घुटनों के बीच में स्पेस अच्छी खासी कम हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा आपके ऑस्टियोफाइट्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। स्टेज 1 से थोड़ा ज़्यादा होते हैं। स्टेज 2 होती है जो फिर आगे लीड करती है, जब आप इसको ट्रीट नहीं कराते ये बढ़ता रहता है। अच्छा, कुछ लोग इसको ट्रीट करा भी लेना, स्टेज 3 4 तब भी आनी है, तो फिर ट्रीटमेंट कराने का फ़ायदा, ट्रीटमेंट कराने का ये फ़ायदा है, ऐसे लोग जिनको घुटनों का आर्थराइटिस हो अगर वो ट्रीटमेंट करा लें तो उससे उनका जो स्टेज 3 आना है, स्टेज 4 आना है, वो स्लो डाउन हो जाता है, वो जल्दी नहीं आता। यानी कि आना है, घुटनों के बीच में जो रबड़ ख़त्म हुई है ना, अगर कोई बंदा कहे कि मैं इसमें रबड़ आपको डाल दूंगा, कार्टिलेज आपको डाल दूंगा, घुटनों की ग्रीस आपको डाल दूंगा, ये सब बातें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। खाने ठीक करने से, अपनी रूटीन ठीक करने से आप इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। घुटनों की ग्रीस अगर बनानी है, खानों से थोड़ी बहुत अगर बन जाए तो बन जाए, ये आपका मैकेनिकल प्रॉब्लम है। अब सवाल ये आता है कि यार ये बनती क्यों नहीं है, ऐसा इसमें क्या होता है कि क्यों नहीं बनती है। सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए देखें, अगर मेरे हाथ के ऊपर कट लग जाए तो फिर क्या होगा, खरींड बन जाएगा, इसमें से खून निकलेगा, खून निकल के कुछ दिनों के अंदर खरींड पकेगा। जब कट लगता है फिर क्या होता है, खून निकलता है वो जम जाता है, इसे क्या कहते हैं, खरींड बन गया, स्कार फॉर्मेशन हो गई है। और फिर कुछ दिनों में उस जो क्रीड है वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है, जिल्द बन जाती है और हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि जो हमारा ये जो क्रीड पका है उसकी वजह क्या है, ये जो हमें कट लगा था ये ठीक कैसे होगा, ठीक ऐसे हो गया कि यहाँ पे खून की रवानी थी। लेकिन ये जो घुटनों के बीच में आपकी ग्रीस है ना, जो ये कार्टिलेज है, रबड़ जो है जो आपको रगड़ से बचाती है, ये ए वैस्कुलर होती है। ए वैस्कुलर का मतलब होता है कि इसकी तरफ खून की सप्लाई या खून की रगें नहीं होती। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं, अगर वो घिस जाए, उस पर कट आ जाए, तो जब उसके पास खून ही नहीं आ रहा है, जब उसके पास खून ही नहीं आ रहा है तो उसका क्रीड कैसे बनेगा, स्कार फॉर्मेशन वहाँ पे कैसे होगी। इस वजह से जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, घुटनों की ग्रीस कम होने की वजह से, और वो लोग कहें कि मैं जी फ़लाँ डॉक्टर ने कहा मैं आपको ग्रीस डाल दूंगा, फ़लाँ हकीम ने कहा, फ़लाँ ने, भाई जब वहाँ पे ब्लड ही नहीं जा रहा है,
तो ब्लड नहीं जा रहा है तो फिर आपके घुटनों की ग्रीस बनेगी कैसे? ठीक है, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जैसे फिजिकल थेरेपी में अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, गर्म टकोर अप्लाई करने से वहाँ पे खून के बहाव अच्छा हो जाता है, ठंडी टकोर करने से वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन का मैकेनिज्म होता है। कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि खून की रवानी आप थोड़ी बहुत उधर इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इस तरह के साइंस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आइए कि घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम क्यों डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, साल साल के साथ बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप इसकी केयर ना करें, फिजियोथेरेपी ना कराएं, एक्सरसाइज ना करें, सही एक्सरसाइज ना करें, अगर इसमें गलत एक्सरसाइज कर लें उल्टा ये गले पड़ जाता है। तो अगर आप ये केयर ना करें तो फिर ये होता है कि जो चीज़ आपको 20-25 साल में होनी होती है, मैंने अपने क्लिनिक पे देखा है कि वो 1 साल 1.5 साल के अंदर स्टेज 0 से शुरू होते हैं, स्टेज 1 2 3 4 ये साल 1.5 साल के अंदर ही अचीव कर लेते हैं। सो अपनी केयर लाजमी करनी है आपने। ठीक है, स्टेज 2 की आपको समझ आई, ये वो स्टेज है जिसके अंदर आपको पेन अच्छी खासी होती है, अच्छे खासे आपके ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, प्रॉपर आपके ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं। अक्सर डॉक्टर्स तो इसी स्टेज के ऊपर ही आपको कह रहे होते हैं कि आप जो सर्जरी की तैयारी रखें, आपकी सर्जरी होगी। ठीक है, लेकिन कोशिश किया करें कि सर्जरी तब जाना है हमने जब हमारे पास और कोई अब ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि सर्जरी भी कोई एक आसान मरहला नहीं है। ठीक है, उसके अंदर भी आपके नए जोड़ डलते हैं, आपकी हड्डियाँ कटती हैं, उसके ऊपर आपके जोड़ लगते हैं। अब वो भी डिपेंड करता होता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। सो अब हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, वरना ये टॉपिक इस तरह का है घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस का कि इसके ऊपर हम जितनी मर्जी डिस्कशन कर लें वो बहुत कम है। ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम होता है ना, वही समझ सकते हैं कि इसकी दर्द कितनी बुरी होती है। मेरे पास तो डेली बेसिस पे अब इस तरह से पेशेंट होते हैं, तो जब आपका वास्ता पड़े ऐसे लोगों से तो फिर आप फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी किस तरह की पेन है। और फिर जब आप डेली बेसिस पे इस तरह देखें ना कि आपको ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है, देख लेते हैं कि किस तरह से पेन कम हुई, कैसे मैनेज हुआ है। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो मैं चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब आ जाए स्टेज 3 के ऊपर। स्टेज 3 है आपकी मॉडरेट स्टेज, अच्छी खासी इसके अंदर तबाही हो जाती है, आपके घुटनों के बीच में जो ग्रीस है या कार्टिलेज है अच्छी खासी ख़राब हो जाती है, इतने ज़्यादा आपके ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, इसमें भी आपकी रेंज लिमिटेड हो जाती है, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बन जाती है, टांग बिल्कुल 100% सीधी नहीं होती। जब वो सीधे लेटे हुए होते हैं उनकी टांग थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। ये आपकी स्टेज 3 के अंदर हो जाता है, आपको पेन काफ़ी ज़्यादा रहती है, आपकी रेंजेस जो लिमिटेड हो जाती हैं। और इस स्टेज के ऊपर आके मैंने नोट किया है कि मेरे पेशेंट अक्सर एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इससे पहले वो यही कहते रहते हैं कि या तो कोई घुटने की रस्सी का प्रॉब्लम है या मेनिस्कस का प्रॉब्लम है। जो एक्सेप्टेंस है ना वो अराउंड स्टेज 3 के ऊपर ही आके होती है पेशेंट को। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं, गाड़ी के अंदर जाने लगते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनको अच्छी खासी पेन होती है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कोशिश करें स्टेयर्स को अवॉइड करें और रेस्ट इसके अंदर लाजमी करें, क्योंकि आप जितनी मूवमेंट करेंगे, जितना आप हिलाएंगे, घुटनों के बीच में रबड़ नहीं है, अब हड्डियाँ ही आपस में रगड़ेंगी। सो जितना आप इसको हिलाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम काज करेगा। ऐसी वर्जिशें करें जिसके अंदर घुटने हिले ना, इन्हें कहते हैं नी और आइसोमेट्रिक्स। घुटनों की वर्जिशों की वीडियो लाजमी देखनी है, उसके अंदर मैंने आपको बताया ये किस तरह से करनी है। एक आपका एक्सरसाइज मैं लास्ट पर अच्छे से बता दूंगा, वो एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टेज 3 के अंदर अच्छे खासे आपके ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं घुटनों की ग्रीस की कमी की वजह से। अब आ जाते हैं हम अपनी सबसे जो बुरी स्टेज है, वो है स्टेज 4। उसके ऊपर वो हमें स्वेयर स्टेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसके बीच में आपके घुटनों की ग्रीस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और स्पेस भी बिल्कुल नहीं रहती है। ये जो मैं आपको एक्सरे दिखा रहा था ना, ये एक्सरे भी ऑलमोस्ट स्टेज 3 स्टेज 4 का है, बिल्कुल इसके अंदर गैप नहीं। सो इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं। अब ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं मैं अभी बता चुका हूँ कि नोकदार पॉइंट्स बन जाते हैं जब हड्डियाँ रगड़ती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं और इतनी सवेयर पेन होती है, लोग वॉकर यूज़ करते हैं फिर इसके साथ वॉक करने के लिए। इसके अंदर सर्जरी ही आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन है। स्लीप भी इससे डिस्टर्ब हो जाती है, एक्सरसाइज करने से उल्टा पेन हो रही होती है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो फिर घुटनों के बीच में क्योंकि रबड़ नहीं है तो अब हड्डियों ने आपस में रगड़ना है, तो उसकी वजह से फिर पेन ज़्यादा होती है। सो ये हैं 4 डिफरेंट स्टेजेस। इनको ना अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सरे के ऊपर बता देता हूँ कि एक्सरे के ऊपर ये किस तरह से शो हो रही होती हैं। सो अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये जो एक्सरे है ये हमारा ग्रेड 0 का एक्सरे है, जिसके अंदर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। आप देख रहे हैं ना कितनी अच्छी स्पेस बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, सो इसके अंदर कोई ऑस्टियोफाइट्स नहीं बने हुए। ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं? घुटनों के नोकदार, जो हड्डियों के नोकदार पॉइंट्स हैं,
अच्छा, अब ये जो सर्कल वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे देखें ये नोकदार हो गए। स्टेज 1 के अंदर या ग्रेड 1 के अंदर आपको हल्का सा एक ऑस्टियोफाइट नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। सो ये माइल्ड लेवल ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। एक्सरे के अंदर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, स्पेस अच्छी खासी होगी, मिनिमम थोड़ी सी पेन होगी आपको, इतनी ज़्यादा इसमें पेन नहीं होती, रेंजेस भी ज़्यादा लिमिटेड नहीं होती हैं, आप अच्छे से अपने घुटने को मोड़ सकते हैं। ये वो टाइम आ जाता है फिर इस टाइम आपको फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं, क्योंकि हम हल्की फुल्की पेन को तो सीरियस लेते ही नहीं है ना। नेक्स्ट, जब आप ग्रेड 2 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अब आपका एक ऑस्टियोफाइट बना था, यहाँ पे आपके ग्रेड 2 के अंदर 1 2 3, अक्सर लोगों को 4 5 भी बने हुए होते हैं ऑस्टियोफाइट्स, यानी कि नोकदार अच्छे खासे पॉइंट्स बन जाते हैं, डेफिनेट ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, अच्छी खासी इसके अंदर पेन होती है आपको। इसके अलावा जो ग्रेड 3 है इसके अंदर, तो अब यहाँ पे स्पेस फिर भी थोड़ी सी है, बट एक साइड के ऊपर अच्छी खासी लॉस हो गई है, बट स्टेज 3 के अंदर आपका कार्टिलेज अच्छा खासा डैमेज हो जाता है और आपकी जो स्पेस है तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और आपको अच्छी खासी अमाउंट ऑफ ऑस्टियोफाइट्स भी बने हुए होते हैं, और आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है, और आपको जो चपनी की हड्डी है वो और पीछे वाली हड्डी के बीच में भी आपको अच्छी खासी जो रगड़ फील होती है। अब आप अपना घुटना मूव करते हैं तो आपकी चपनी की हड्डी ऊपर और नीचे मूव करती है, लेकिन जब आप स्टेज 3 के अंदर हो या ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो या ग्रेड 4 के अंदर हो, जब आप अपने घुटने को मूव करते हैं तो घुटने की जो चपनी है, जो घुटने की पटेल है, वो तकरीबन एक जगह फिक्स ही रहती है, या फिर रगड़ते वो ऊपर जाती है, रगड़ते वो नीचे आती है। घुटने पे हाथ रख के ज़रा आप अपने पाँव को, अपनी टांग को हिलाएंगे, अपने घुटने को हिलाएंगे, तो आप फील करेंगे कि नीचे एक अजीब सी रगड़ आ रही है। इसी को कहते होते हैं कि घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ मतलब ये नहीं होता कि कान में आवाज़ सुनाई दे रही होती, ये फील होती है जो आप हाथ रख के फील करते हैं। सो ग्रेड 3 के अंदर आपको अच्छी खासी घुटनों के बीच में इस तरह से फील होती हैं टक टक की आवाज़ें। ग्रेड 4 के अंदर ये देखें बिल्कुल कोई किसी किस्म की स्पेस नहीं है। सो आपको इस स्पेस के लॉस होने की वजह से बहुत सीवियर पेन होती है। मोस्टली लोग वॉकर यूज़ करते हैं स्टेज के अंदर, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। सो इस स्टेज के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि फिर आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट ही करवाना पड़ता है, जिसके अंदर आपको कुछ, ये देख रहे हैं अभी ये इस पॉइंट को, अगर आप इसे देखें, ये आपके घुटनों के ऊपर वाली हड्डी, ये नीचे वाली हड्डी, ये साइड पे रस्सियाँ, ये अच्छा मैं आपको ना शुरू में एक बात बता रहा था कि जब आपका स्टेज 1 होता है ना, जो पहला स्टेज होता है, उस स्टेज के अंदर आपको दर्द नहीं इतनी ज़्यादा आती। जो पहला स्टेज होता है, जो फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा आपको दर्द नहीं आती, ठीक है। थोड़ी सी दर्द होती है, टीनी पेन होती है आपको, जो कि रेस्ट के साथ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अच्छी खासी आपके घुटनों के बीच में स्पेस होती है। लेकिन अगर आपको स्टेज 1 हो, आपके घुटनों के बीच में स्पेस अच्छी खासी है, ठीक है, फिर भी पेन होती है, फिर आपने अपना लाजमी चेकअप कराना है, पता कराना है कि ये जो साइड के ऊपर ये वाली जो रस्सी लगी हुई, ये या ये जो दरमियान वाली रस्सी है, ये वाली रस्सी है, इनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। ज़्यादातर हमारा ये जो सामने लिगामेंट पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं एसीएल लिगामेंट। इसकी इंजरी की वजह से आपको पेन होती है, इसे हम एसीएल लिगामेंट कहते हैं। या आपने मेरे चैनल पे सर्च करना है एसीएल लिगामेंट इंजरी, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई थी, तो उसमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए फिर आप वो उसके अंदर देख सकते हैं। सो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत शदीद हो, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का हो, इस तरह से, ये नोकदार, ये जो नोकदार नज़र आ रहे हैं, हम इन्हें कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। देखें कितने बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा। अगर इस तरह से बन जाए ना, फिर इसका पक्का हाल ये होता है कि यहाँ से हड्डी कट जाती है, यहाँ से भी हड्डी कट जाती है, और फिर यहाँ पे ऊपर और नीचे लग जाते हैं इस तरह से कंपोनेंट्स, जो कि नई हड्डी की तरह के, यानी कि कंपोनेंट लग जाते हैं, और दरमियान में प्लास्टिक का स्पेसर लग जाता है। तो जो आपको हड्डी के अंदर टक टक की आवाज़ें आ रही होती हैं, उसका पक्का फिर सोल्यूशन ये होता है ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के अंदर। अब आ जाएंगे ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 0 है। अब हम क्या करें? एक ऐसी वर्जिश है जो कि आपने करनी है, बहुत आसान सी वर्जिश है। इसके अलावा बहुत सारी वर्जिशें हैं जो आप वर्जिशों वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पर बताई तो ऑलरेडी ये वीडियो हमारी कितनी लंबी हो चुकी है। सो सिर्फ एक वर्जिश आपको मैं बता देता हूँ। उसके अंदर ये होगा कि आपने सीधे लेट के अपने घुटनों के नीचे रखना है एक तकिया। सबसे बेस्ट वर्जिश है, इतनी बेस्ट वर्जिश है, ये मैं अपने हर पेशेंट को जिनको घुटनों का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो हाईली रेकमेंड करता हूँ। और इंटरनेट पे लिखेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और आगे आइसोमेट्रिक लिखेंगे, आप देखेंगे दुनिया भर में इतने लोग ये करते हैं, इस पे इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, नी आइसोमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, सीधे लेट के घुटनों के नीचे तकिया रखना है,
गोल तकिया रख लें, इस तरह का तकिया रख लें, टॉवल लपेट के रख लें, ठीक है। रख के इसको नीचे दबाना है, दबा के रखना है, 10 सेकंड होल्ड करके रखना है, 10 से 12 दफ़ा करना है, हर 2 से 3 घंटे बाद करना है। ये आपके घुटनों के ऊपर और नीचे वाले पट्ठों को अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्शन देगी। आपके पट्ठे अगर ठीक हो गए ना, आपके घुटनों के ऊपर आने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, ये आपने करनी है। अगर और डिटेल में देखना है एक्सरसाइज वाली वीडियोज़ देखें। इस एक्सरसाइज से पहले अगर आपके घुटनों के बीच में स्टिफनेस है, अकड़ाव है, गर्म टकोर करनी है। अगर आपके घुटनों के अंदर स्वेलिंग है, ठंडी टकोर करनी है। ठंडी टकोर और गर्म टकोर वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया था किस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। गर्म टकोर करके उसके बाद ये वर्जिश करनी है। ऐसे नहीं करनी है डायरेक्टली आप ये वर्जिश शुरू नहीं कर देनी है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप गर्म टकोर कर लेना आपके पट्टे अच्छे खासे वार्म अप हो जाएंगे। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके ज़बरदस्त किस्म के आपके पट्टों के ऊपर काम होगा, ठीक है। तो ये वर्जिश करनी है आपने, 10 सेकंड रोकना लाजमी है। ये नहीं करना ये वीडियो के अंदर के बड़ी यहाँ पे स्पीड से हो रहा है मैं भी ऐसे करूँ, क्योंकि ये एनिमेशन है इसलिए थोड़ा सा स्पीड के अंदर शो हो रहा है। सो आपने इस तकिए को ऊपर अच्छे से दबा के रखना है, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, 10 से 12 दफ़ा करना है। ये एक्सरसाइज है आसान सी, ये लाजमी करनी है। बाकी जो मैंने वर्जिशों वाली वीडियो के अंदर बताया उसको अगर आप करें ना करें वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। वो जर्नलाइज्ड एक्सरसाइजेज हैं, उसके अंदर तो आपके घुटने को हर एंगल से मैंने कवर किया है। ये वर्जिश लाजमी करनी। अपने क्लिनिक के ऊपर देखा है कि पेशेंट इतने इम्प्रूव हुए हैं, इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए आपने नीचे कमेंट्स में बताना है। आप अपने घुटनों की ग्रीस के प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं ये भी नीचे कमेंट्स में बताएं, ताकि बाकी लोग जब वो कमेंट्स रीड करें तो उनकी भी हेल्प हो सके और वो आपको भी दुआ दें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।